दोस्तों, मेरी आज की रिपोर्ट हिंदी में होगी क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा की। हरियाणा बन चुका है गैंगलैंड और हरियाणा का देश वाली बेल्ट का इलाका। जो लोग हरियाणा के भूगोल से परिचित हैं वो जानते हैं कि देश वाली बेल्ट दिल्ली से सटे एनसीआर के उन बड़े जिलों को कहा जाता है जो कि जाट बहुल्य इलाके हैं। इस देश वाली बेल्ट में हरियाणा में पिछले 45 दिनों में लगभग 1.5 महीने में 4 बड़ी आपराधिक वारदातें घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 5 हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका है। ये सभी वारदातें घटनाएं हरियाणा के कुख्यात सरगनाओं, गैंग्स और गैंगस्टर के साथ जुड़ती हैं और इनमें से एक है प्रदेश की प्रांत की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक नफे सिंह राठी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष की झज्जर जिले में आज से कुछ हफ्ते पहले हुई हत्या। दोस्तों, आज मैं इन 4 बड़ी आपराधिक वारदातों और एक आपराधिक वारदात जो होते होते टाल दी गई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा, उनका जिक्र करूंगा। आज बात होगी नफे सिंह राठी की। राजन लाडवा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं उस रिपोर्ट में राजन लाडवा के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन गुड़गांव के एक कबाड़ी, एक स्क्रैप डीलर जो कि बुकी था गैंगस्टरों के साथ, जिसके संबंध कथित रूप से बताए जाते थे, उसकी रोहतक के लाखन माजरा में हुई हत्या और सबसे ताजा इन हत्याओं के सिलसिले की सबसे ताजा घटना जो कि अब से कुछ घंटे पहले सोनीपत जिले के मुरथल हम आप सब जानते हैं कि ढाबों के लिए मशहूर है। मुरथल के एक प्रसिद्ध ढाबे गुलशन ढाबे के पार्किंग में गोलियां मारकर कत्ल किए गए सुंदर मलिक नाम के शराब के एक कारोबारी, जिसको एक बार फिर से इसी गैंग वॉर के तहत की गई हत्या के रूप में देखा जा रहा है। तो इन सभी घटनाओं का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा का जो इतिहास है, खास करके दिल्ली, इसके आसपास जो मुख्य जिले पड़ते हैं। अब दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा लगता है, यानी कि हरियाणा की सीमाएं लगती है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 6 वो बड़े जिले हैं जो कि दिल्ली को लगभग 3 तरफ से पूरे तरीके से घेर रखे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली की आर्थिकता, अर्थचारे, बिजनेस इकोनॉमी का स्पिल ओवर इफेक्ट या उसका फायदा हरियाणा को मिलता है। हरियाणा की अच्छी आर्थिकता का एक बड़ा कारण इस स्पिल ओवर इफेक्ट को माना जाता है। लेकिन इन इलाकों में दिल्ली, आउटर दिल्ली, एनसीआर के गैंग्स और क्रिमिनल्स के एक्टिव होने का कारण और वजह भी यही संपन्नता है, यही समृद्धि है, पैसा है। बड़ी से बड़ी प्रख्यात कंपनियों से लेकर साधारण कंपनियां तक फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ जैसे जिलों में अपने ऑपरेशंस के केंद्र स्थापित करने की इच्छुक हैं। और यही कारण है कि यहां व्यापारी हैं, यहां कारोबारी हैं, यहां बिजनेसमैन हैं, यहां संपत्तियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जमीनों की, संपत्तियों के कब्जे की लड़ाइयां बढ़ रही हैं और समृद्धि होने की वजह से क्रिमिनल्स और गैंग्स की रुचि भी इन इलाकों में पिछले कई सालों लगातार बढ़ती आई है। यही कारण है कि विदेशों में बैठे सरगना आज भी इन इलाकों में अपने गुर्गों के जरिए काफी सक्रिय हैं। अगर हम पंजाब और हरियाणा की तुलना करें तो हरियाणा किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टि से संगठित अपराध में पंजाब से कम नहीं है। इनफैक्ट हरियाणा के इन्हीं इलाकों झज्जर, रोहतक, सोनीपत, ये जितनी भी देश वाली बेल्ट है, इवन रेस्ट ऑफ हरियाणा के भी बहुत जिलों में क्रिमिनल्स का, अपराधियों का एक बैकग्राउंड है। जींद, कैथल, यमुनानगर, इन इलाकों में भी अपराध काफी ज्यादा है। लेकिन देश वाली बेल्ट विशेष तौर पर क्रिमिनल्स के उभार के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो निकटता है दिल्ली से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है, बहुत बड़ा कारण भी है। आज की इस रिपोर्ट में हमारा खास जो फोकस रहने वाला है वो यही है कि हरियाणा में भी पंजाब की ही तर्ज पर जो सरगना एक्टिव है, इन वारदातों को जो लोग अंजाम दिलवा रहे हैं वो पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जैसे मुल्कों से अपना काम चला रहे हैं। ग्राउंड पर इनके लिए गुर्गे काम करते हैं, इन बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में विशेष रूप से आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से ये सरगना अपने विरोधी गैंग्स के बिजनेस पार्टनर्स को भी अब टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। 2 हत्याओं जिनका मैंने जिक्र किया, सचिन की लाखन माजरा रोहतक में पिछले हफ्ते हुई हत्या, और उसके बाद कल की हत्या जो कि सोनीपत के मुरथल में हुई। ये दोनों ऐसी हत्याएं हैं जहां पर गैंग्स ने अपने विरोधी गैंग के बिजनेस पार्टनर्स को निशाना बनाया।
तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी हत्या की वारदात से। अब बीते 6 हफ्तों के दौरान घटी इन आपराधिक वारदातों में से सबसे पहली थी राजन लाडवा की यमुनानगर जिले में की गई हत्या। बहुत ही बर्बरतापूर्ण यह हत्या थी, शरीर को जला दिया गया था। राजन लाडवा खुद वो शूटर था जिसने लक्ष्मण देवसी का राजस्थान में कत्ल किया था। लक्ष्मण देवसी शराब का कारोबारी था। इस कत्ल पर, इस वारदात पर मैं ज्यादा आज नहीं फोकस करूंगा क्योंकि एक अलग रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरी साजिश से जुड़ी हुई मैं बना चुका हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आज मैं सीधा आना चाहूंगा हरियाणा की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्याओं में से एक, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की 25 फरवरी को झज्जर जिले में की गई हत्या। एक फाटक पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे नफे सिंह राठी को 5 बदमाश, 5 गुंडे, 5 क्रिमिनल्स आके गोलियों से ढेर कर जाते हैं। इस हत्याकांड में 2 मौतें हुई, 2 हत्याएं हुई, नफे सिंह राठी और उनके साथ जय किशन। मामले की इस वारदात की जिम्मेवारी इंग्लैंड बेस्ड गैंगस्टर कपिल सांगवान, जिसे नंदू नाम से भी जाना जाता है, जो 2020 में भारत छोड़कर फर्जी पहचान पर, फर्जी दस्तावेजों पर विदेश निकल गया था। सो नंदू द्वारा इस वारदात की जिम्मेवारी ली गई। कुछ दिनों में पुलिस ने तफ्तीश के बाद 2 शूटर, जो कि सौरभ और आशीष नाम के शूटर हैं, उनको गोवा से गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से। और एक और व्यक्ति जो कि दिल्ली में लॉजिस्टिकल सपोर्ट इनको देता था, उसको 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। 25 फरवरी को नफे सिंह राठी और जय किशन की करवाई गई हत्या विदेश बैठे सरगनाओं के इशारे पर की गई। पुलिस अभी भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कपिल सांगवान एलियास नंदू के अलावा क्या इस वारदात में कोई और गैंगस्टर भी शामिल है, अभी इस चीज की पड़ताल जारी है। लेकिन यह वारदात एक राजनीतिक हत्या भी हो सकती है क्योंकि गैंगस्टरों को तो इस्तेमाल किया गया। अभी तक एक अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात सरगना कह ले, जो कि विदेश से इन 5 शूटर्स या 5 क्रिमिनल जो कि नफे सिंह राठी और उनके साथियों को मारने आए थे, उनसे लगातार बात कर रहा था, उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर कपिल सांगवान, जिसके नाम पर एक रेड कॉर्नर नोटिस यानी कि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस कुछ साल पहले जारी हुआ था, उसके द्वारा इस हत्या, इस वारदात की जिम्मेवारी ली गई। हरियाणा और झज्जर पुलिस ने इस मामले में 7 ऐसे लोगों को भी नामजद किया है। इनफैक्ट उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं। नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे एक राजनीतिक द्वेष हो सकता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक सहित मांगे राम राठी, एक ऐसे नेता, पूर्व मंत्री हरियाणा के, जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी और यह माना गया था कि कथित रूप से नफे सिंह राठी से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या की थी। और उनकी आत्महत्या के मामले में नफे सिंह राठी को नामजद भी किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो उन्हीं के बेटे और उनके पोते के खिलाफ भी परिवार की शिकायत के बाद, नफे सिंह राठी के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया और उनको भी पकड़ा गया। तो इस मामले में 7 ऐसे लोगों को, जो कि राजनीतिक बैकग्राउंड के हैं, उनको नामजद और गिरफ्तार किया गया है। जबकि क्रिमिनल्स और गैंगस्टर कपिल सांगवान, नंदू, विदेश से बैठ के सोशल मीडिया पोस्ट पर इस हत्या की जिम्मेवारी ले रहा है। नफे सिंह राठी और जय किशन के कत्ल के कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद, 2 मार्च को रोहतक के लाखन माजरा गांव में हुआ। सचिन नाम के एक कारोबारी, बेसिकली गुड़गांव का एक कबाड़ी, जो कि दड़े सट्टे जुए के बिजनेस में एक बुकी के रूप में एनसीआर, दिल्ली गुड़गांव के सर्किट में प्रख्यात था। सो इस बुकी को कत्ल कर दिया जाता है उस वक्त जबकि यह व्यक्ति अपनी मां और अपनी पत्नी, बच्चों के साथ संगरूर में एक शादी अटेंड करने जा रहा होता है। अब लाखन माजरा की यह वारदात एक निर्ममता से अंजाम दी गई वारदात थी, जिसमें सचिन को निशाना बनाया गया। इस वारदात में सचिन को बचाने की कोशिश करते हुए उसकी मां दर्शना देवी को भी गोली लगी। हालांकि दर्शना देवी की जान बच गई, लेकिन सचिन को आए हमलावरों ने मौत के घाट उतार डाला। आज तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर रोहित गुदारा ने जो जिम्मेवारी ली इस वारदात की, उसमें बताया कि यह व्यक्ति सचिन, कौशल चौधरी और अमित डागर नाम के उनके विरोधी गैंग्स का बिजनेस पार्टनर था, उनके लिए काम करता था। और जब इसको रोका गया, इसे 5 करोड़ की रकदारी मांगी गई, तो इसने फोन कॉल्स लेने बंद कर दिए। इसी कारण इसको इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। सचिन की हुई हत्या हरियाणा में पिछले 1 महीने में हुई तीसरी बड़ी वारदात और चौथी ऐसी हत्या थी जो कि विदेश से बैठे सरगनाओं द्वारा स्थानीय गुर्गों के हाथों करवाई गई थी। अगली वारदात यानी कि चौथी वारदात और 5वीं हत्या हुई बीते दिन यानी कि
अब से कुछ घंटे पहले मुरथल में मारे गए सुंदर मलिक की। अब सुंदर मलिक भी एक शराब का कारोबारी था, आपराधिक पृष्ठभूमि इसकी भी थी, इसका बैकग्राउंड था ठीक उसी तरीके से जैसे लक्ष्मण देवसी शराब का विवादित कारोबारी, सचिन एक स्क्रैप डीलर, एक कबाड़ का व्यापार करने वाला कारोबारी, लेकिन बुकी और दड़े सट्टे का रिंग ऑपरेट करने वाला सरगना भी। और इसी तर्ज पर सुंदर मलिक, जो कि कुछ ही दिन पहले बताया जाता है कि जेल से आया था, इसका मर्डर, इसकी हत्या सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर की गई। गुलशन ढाबे के बाहर कंपाउंड में, पार्किंग लॉट में जब इसको गोलियां मारी गई, अपनी गाड़ी में यह बैठ चुका था, लेकिन पूरी की पूरी तस्वीर, पूरा का पूरा जो सीन था, उसको सीसीटीवी कैमरास में देखा गया। 3 शूटर आए, उनमें से 2 शूटरों ने इसको गाड़ी से निकालने की कोशिश की। संभवतः इसके ड्राइवर को भी धमकाया गया, लेकिन ये जो कि पिछली सीट पर बैठ चुका था, डोर खोलकर, गाड़ी का डोर खोलकर, इसकी एसयूवी का दरवाजा खोलकर इसको बाहर निकाला गया। उसी वक्त इसको एक गोली मारी गई। उसके बाद इसने आए हमलावर, जो कि 2 हमलावर थे, बेसिकली 3, लेकिन हमला करने इसके सामने 2 हमलावर आए थे, जिनमें से एक को इसने पकड़ भी लिया। लेकिन इस दौरान फाइनली दूसरे हमलावर ने इसको गोलियों से मार डाला। बताया जाता है कि 30 राउंड गोलियां चली, 30 के आसपास गोलियां सुंदर मलिक को मारी गई हो सकती हैं। मुरथल के ढाबे के बाहर दिन दहाड़े कत्ल किए गए सुंदर की हत्या के पीछे की वजह और कारणों के बारे में फिलहाल पक्के रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आखिर इसके शराब के कारोबार, इसके बिजनेस इंटरेस्ट किससे जुड़े थे, क्रिमिनल गैंग्स को इसके साथ क्या दुश्मनी थी, इन कारणों के बारे में आने वाले दिनों में स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूरोप के कुछ मुल्कों में बैठे सरगना हिमांशु भाऊ, नीरज फरीदपुरिया, कौशल चौधरी, नीरज बवाना, नवीन बाली, इन सबको टैग कर कर सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिए जाते हैं। नीरज फरीदपुरिया, आपको याद होगा जब हम हैरी मॉड और हैरी बठिंडा की बात कर रहे थे, इनफैक्ट हैरी मॉड और हैरी राजपुरा की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने रिपोर्ट में जिक्र किया था पलवल और फरीदाबाद में कुछ कत्ल की वारदातें, जिनमें हैरी, छोटा हैरी और बड़ा हैरी का इस्तेमाल किया गया। बाद में जब हैरी मॉड और हैरी राजपुरा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, हैरी, दोनों छोटा बड़ा हैरी वही हैं जो कि संदीप नंगल अंबिया के कत्ल की वारदात में थे। कई बड़ी कत्ल की वारदातों में इन्होंने भूमिका निभाई थी, इंक्लूडिंग हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल के ये कत्ल। सो हैरी मॉड और हैरी राजपुरा की गिरफ्तारी कुछ हफ्ते के ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की। और जब इनकी गिरफ्तारियां हुई तो पता ये चला कि दविंदर बंबीहा, सुक्खा दुनिकी गैंग के साथ जुड़े हुए संदीप नंगल अंबिया के ये कातिल, ये हत्यारे, जो कि पिछले कई सालों से पुलिस की, पंजाब पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, इनको फरीदाबाद के इलाकों में पनाह दी गई थी। इनकी ठहर जो थी, इनका रहना सुनिश्चित करवाया गया था इसी नीरज फरीदपुरिया के जरिए, जिसने अपनी भी कुछ वारदातें इनके जरिए अंजाम दिलवाई। सो उसी नीरज फरीदपुरिया और हिमांशु भाऊ द्वारा अब सोशल मीडिया पोस्ट पर सुंदर मलिक मुरथल पे मारे गए, मुरथल के ढाबे के बाहर मारे गए इस शराब के कारोबारी की हत्या की जिम्मेवारियां ली गई हैं। अब दोस्तों, पिछले 1.5 महीने में बैक टू बैक हुई इन हत्याओं, इन वारदातों में 3 मुख्य रुझान उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहला रुझान तो पंजाब के रुझान से जुड़ता है, यानी कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पंजाब के नामी क्रिमिनल सरगना गोल्डी बराड़, अर्शदीप डाड़ा, लक्की पटियाल, लखबीर सिंह लंडा हरीके, हैरी चट्ठा, ये लोग विदेशों में बैठकर यहां पर अपराध करवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं, टारगेटेड किलिंग करवाते हैं। उसी तरीके से हरियाणा में भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। अगर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक बहुत बड़ी वारदात थी, तो हरियाणा में नफे सिंह राठी की हत्या कोई छोटी वारदात नहीं थी और एक बड़ी पॉलिटिकल किलिंग है। इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग हरियाणा में कम ही देखने को मिली है। सो नफे सिंह राठी की हत्या एक बहुत बड़ी हत्या थी। और ठीक पंजाब की ही तर्ज पर जिम्मेवारियां ले रहे हैं रोहित गोदारा, नीरज फरीदपुरिया, हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान जैसे क्रिमिनल। ये सभी के सभी क्रिमिनल अमेरिका, इंग्लैंड, पुर्तगाल, यूरोप के मुल्कों में बैठे हैं और यहां बैठे गुर्गों से काम करवा रहे हैं। और इनके जो शूटर्स हैं वो कुछ ही दिनों, हफ्तों के अंदर पकड़े भी गए, पकड़े जा रहे हैं, और जो नहीं आए हाथ में वो भी जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। सो एक तो ये रुझान, ये ट्रेंड पंजाब और हरियाणा में कॉमन है। दूसरा जो रुझान है वो पंजाब के साथ कॉमन कहा जा भी सकता है, लेकिन यहां पर एक टिपिकलिटी नजर आ रही है, यानी कि एक विलक्षणता। वो ये है कि हरियाणा में जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनेता को छोड़ दें, नफे सिंह राठी को छोड़ दें, लेकिन सचिन का कत्ल किया गया और इस व्यक्ति सुंदर मलिक को टारगेट किया गया, और इसी तरीके से कुछ और लोगों को भी निशाने पर रखा गया है। मैं
थोड़ी ही देर में उसका भी जिक्र करूंगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो ऑपरेशन किया है, लेकिन ये वो लोग टारगेट पर रखे जा रहे हैं जो कि विरोधी गैंग्स के किसी ना किसी तरीके से पार्टनर्स हैं। बिजनेस में आप सब जानते हैं कि जो गैंगस्टर हैं काली कमाई को किसी न किसी काम धंधे में लगाते हैं। उगाहियों के जरिए नशा बेचकर, रंगदारियां वसूल कर, फिरौतियां वसूल कर, सुपारियां लेकर ये लोग इतना नहीं कमा पाते, लेकिन अगर उसी काली कमाई को दड़े, सट्टे, जुए, शराब के ठेकों, कैंटीन के ठेकों में लोग लगा देते हैं, तो उस पैसे से इनकी जो पैसा बनाने की क्षमता है उसमें और वृद्धि होती है। अब लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कौशल चौधरी तक, अमित डागर से लेकर जग्गू भगवानपुरिया तक और काला जठेड़ी से लेकर लक्की पटियाल और तमाम दर्जनों की गिनती में और क्रिमिनल गैंगस्टर, चाहे वो भारत की जेलों में बंद हों, चाहे वो अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से, दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी मुल्क से बैठकर अपना क्रिमिनल नेक्सस चला रहे हों, वो अपने काले कारोबारों के साथ साथ कई ऐसे धंधों में आ चुके हैं जहां पर उनको इन धंधों को चलाने के लिए फ्रंटमैन की जरूरत होती है, और इन्हीं फ्रंटमैन, इन्हीं लोगों के जरिए अपने काले धन को ये लोग इन बिजनेसेस में लगाते हैं और जल्दी उसकी मल्टीप्लिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं। यही कारण है कि अब ये जो टिपिकल रुझान देखने को मिल रहा है, पंजाब में भी ये सब चीजें देखी गई। जब संदीप नंगल अंबिया को हिट किया गया दविंदर बबीहा गैंग द्वारा, सुखा दुनी के द्वारा, तब यह बात आई थी कि मेजर लीग कबड्डी को टारगेट किया जा रहा है। एक ऐसी पैरेलल रेवेन्यू की स्ट्रीम जिसमें कि जग्गू भगवानपुरिया एंटर हो चुका था, उसको हिट करने के लिए एक बड़ा कबड्डी का सुपरस्टार सितारा मार दिया गया। बड़े गैंगस्टर, क्रिमिनल्स और सरगनाओं के बारे में तो हमें तब पता लग जाता है जब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमें इन नामों के बारे में जानकारी मिलती है, घटनाओं, वारदातों की जिम्मेवारियों का पता चलता है। लेकिन उन लोगों के बारे में जो कि फ्रंटमैन होते हैं, या फिर कह लें कि धंधों में फ्रंटमैन लेकिन अदरवाइज बैकएंड पे होते हैं, जिनका कोई जिक्र, कोई चेहरा, कोई नाम हमें आपको नहीं पता होता, अक्सर फिर जब वारदातें होती हैं शराब के कारोबारियों पर, बुकीज पर, इन धंधों में किसी भी किस्म की भूमिका या किसी भी किस्म की हिस्सेदारी रखने वाले इन लोगों को इनके विरोधी गैंग निशाना बनाते हैं, उसी वक्त ये वारदातें होती हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का तो ये रुझान है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसी तर्ज पर होने वाली 5वीं वारदात जो कि हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर द्वारा ही की जानी थी, उसको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने होने से नाकाम किया है। अब से कुछ ही घंटे पहले जो जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई है, काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, काला जठेड़ी जिसकी शादी अब से कुछ दिनों के बाद है, काला जठेड़ी का एक बिजनेस पार्टनर और उसके कुछ गुर्गे जो कि अपने विरोधियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक टारगेटेड किलिंग इनके द्वारा की जानी थी। हालांकि एक व्यक्तिगत रंजिश इसे माना जा रहा है। अजय और अमन नाम के 2 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो कि जेलों में बंद थे, उनके द्वारा इनके किसी साथी पर हमला किया था और इसी का बदला लेने के लिए ये लोग एक टारगेटेड किलिंग करना चाहते थे। इस गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उस वारदात को होने से तो रोका, एक और हत्या जो कि पॉसिबली हरियाणा में ही होनी थी उसको तो रोका ही, लेकिन काला जठेड़ी के एक बिजनेस पार्टनर को पकड़कर एक और लेवल पर इस गैंग और इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर भी दबिश की है, चोट की है। दोस्तों, हरियाणा के लिए ये सभी आपराधिक वारदातें बहुत ही ज्यादा सीरियस है, गंभीरता से लेने वाला विषय है। हालांकि हरियाणा पुलिस, चाहे वो झज्जर हो, चाहे वो रोहतक पुलिस हो, चाहे वो सोनीपत हो, वो लोग बहुत ही तत्परता के साथ, हमने पिछली रिपोर्ट में करनाल एसटीएफ का जिक्र किया था, हरियाणा एसटीएफ ने जिस तेजी के साथ राजन लाडवा के मर्डर केस को सुलझाया, इनफैक्ट लक्ष्मण देवसी के केस को भी सुलझा डाला, तो अच्छी पुलिस है हरियाणा की, अपना काम प्रोफेशनली करती है। उम्मीद की जा सकती है कि इन मामलों की गुत्थी तो वो सुलझा ही लेंगे। लेकिन हरियाणा में क्योंकि कुछ महीने बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के इमीडिएटली बाद, हालांकि अक्टूबर 2024 में ये इलेक्शन ड्यू है, लेकिन अगर ये इलेक्शन जल्दी करवाया जाता है और अगर उस वक्त भी करवाया जाता है तो उस लिहाज से हरियाणा में बैक टू बैक हो रही संगठित अपराध से जुड़ी इतनी बड़ी वारदातें, इन हत्याओं का सिलसिला अगर नहीं रुकता तो मनोहर लाल सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप इमेजिन कीजिए, पंजाब जहां पर कोई भी इलेक्शन सामने नहीं था, लोकसभा से पहले इतने बड़े स्तर पर आपराधिक वारदातें हुई और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भगवंत मान सरकार की नुक्ताचीनी सबने की, हमने भी की, लेकिन वो सरकार जो कि कुछ महीने बाद अपना विधानसभा का चुनाव फेस करने जा रही है, उसका सामना करने जा रही है, उस सरकार के लिए ऐसी आपराधिक वारदातें नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन दुविधा वही है जो पंजाब वाली है। सरगना विदेश में बैठे हैं, रोहित गोदारा विदेश में है, कपिल सांगवान विदेश में है, नीरज फरीदपुरिया विदेश में है और हिमांशु भाऊ विदेश में है। तो जब सभी विदेश में हैं
तो आप पकड़ोगे तो सिर्फ गुर्गों को ही पकड़ पाओगे, विदेशों में बैठे इन सरगनाओं तक आपके हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। रेड कॉर्नर नोटिस की का जो लेटेस्ट लिस्ट मैंने आज चेक की, उसमें मुझे सिर्फ कपिल सांगवान का नाम दिखाई दिया। हिमांशु भाऊ और उसके एक और साथी साहिल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की जानकारी कुछ महीने पहले मैंने कुछ अखबारों में पढ़ी जरूर, लेकिन जो रेड कॉर्नर की लिस्ट मैंने इंटरपोल की लेटेस्ट आज चेक की, उसमें उसका नाम नहीं था। सो अब किस लिहाज से ये खबरें छपी, क्या वाकई रेड कॉर्नर नोटिस इस हिमांशु भाऊ जिसने सुंदर मलिक की हत्या की जिम्मेवारी ली है जारी हो चुका है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कपिल सांगवान का रेड कॉर्नर नोटिस कई महीने पहले, इनफैक्ट शायद 1-1.5 साल पहले ही जारी हो चुका था। सो आज की रिपोर्ट को मैं यही विराम दूंगा, थोड़ी लंबी रही रिपोर्ट, लेकिन हरियाणा में संगठित अपराध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए इतना समय देना अनिवार्य था, जरूरी था। हरियाणा में भी गैंग्स और गैंगस्टर्स के बहुत लंबे चौड़े किस्से और कहानियां हैं। कभी मुनासिब हुआ तो जरूर आपके सामने वो सभी घटनाओं के बारे में जिक्र लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए। एक और रिपोर्ट लेके जल्दी होगी मुलाकात।